हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग अधिगम अक्षमता और अशक्त बालक यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और गाइस इससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट और वीडियोस का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। एक बार आप चाहें तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? गाइस नहीं है बताना है, ठीक है। छोटे शिक्षार्थी यानी जो छोटे बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 2 शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो गाइस ये तो पठन कठिनाई का लक्षण है एक। ऑप्शन नंबर 3 सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑब्वियस सी बात है ये भी है। ऑप्शन नंबर 4 वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, ये भी है। यानी ऑप्शन नंबर 1 पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। जाहिर सी बात है गाइज, एक छोटा बच्चा है, अगर उसने अभी अभी पढ़ना सीखा है तो जो उसकी गति और प्रवाह में होगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे शब्द और विचार समझने में दिक्कत हो रही है या सुसंगत वर्तनी में दिक्कत हो रही है या वर्ण व शब्द को पहचान नहीं पा रहा है, ठीक है गाइज। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 जो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई है वो पठन कठिनाई का एक लक्षण नहीं है, इसे अशक्तता नहीं बोल सकते, ठीक है गाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्या उद्देश्य है गाइज? डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या लगता है गाइज आपको कहाँ पे हो सकता है ऐसा? ऑप्शन नंबर 1 विशेष विद्यालयों, वो तो बने ही इसी चीज़ के लिए हैं। ऑप्शन नंबर 2 मुक्त विद्यालयों, इनका भी टारगेट यही है। ऑप्शन नंबर 3 ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, ये भी वही है। ऑप्शन नंबर 4 नियमित विद्यालय यानी रेगुलर जो स्कूल्स होते हैं वहाँ की ये बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यही इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय प्रायोजित योजना का जो उद्देश्य है नियमित बालकों में, जो नियमित विद्यालय हैं वहाँ पे निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है गाइज। अगर कोई बच्चा विशेष विद्यालय में नहीं पहुँच पा रहा है कोई बात नहीं, उसके लिए नियमित विद्यालयों में भी वो शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यही केंद्रीय प्रायोजित टारगेट है, ठीक है गाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो क्या लगता है गाइज आपको, अगर एक बच्चा है जो अपने साथियों के साथ क्या करता है, आक्रामक व्यवहार करता है यानी गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और ऊपर से विद्यालय जो स्कूल के रूल रेगुलेशन है उनको भी नहीं मान रहा है, तो विद्यार्थी की सहायता किस तरीके से कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भावात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर ऑप्शन नंबर 4 मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो क्या लगता है गाइज एक बच्चे के साथ आप कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है उसके भावात्मक पक्ष को आप देखेंगे, यानी इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, ठीक है गाइज। जो गुस्सा है, जो उसका व्यवहार है वो एक भावनात्मक पक्ष है, तो इसलिए सीधा हम उसके भावात्मक क्षेत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पर, श्रवणहास से ग्रसित बच्चे, श्रवणहास यानी सुनने में जो दिक्कत है, ठीक है गाइज, कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? अगर कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता है तो उसके मन में किस तरीके की कुंठा मतलब नेगेटिव पॉइंट जो होते हैं, बुरा लगना, मतलब बच्चा सहम जाता है ना किसी चीज़ से, बुरा लगने से शांत हो जाता है या उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है या उसे बुरा लगता है, जो भी उसका नेगेटिव पार्ट है, निराश होता है जो बच्चा, ठीक है, उसमें किस तरीके के लक्षण यानी सामना वो किस चीज़ से फेस करेगा? ऑप्शन नंबर 1 दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर 2 दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन नंबर 4 खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। क्या लगता है गाइज आपको, अगर सुनने में बच्चे को दिक्कत हो रही है तो परीक्षा देने में उसे क्या दिक्कत आ सकती है? प्रस्तावित पुस्तक को पढ़ने में भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, खेलकूद में भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कहाँ दिक्कत होगी? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, जब बातचीत होगी तो क्योंकि वो ढंग से सुन नहीं पा रहा है, श्रवण हास है उसमें, ठीक है गाइज।
यानी ऑप्शन नंबर 1 दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो गाइस मैंने इसकी ट्रिक्स आपको बताई थी, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं इसका आंसर। डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, कुछ याद आया? अगर नहीं याद आया है तो पीछे वाली वीडियो में एक बार जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको कम्प्लीटली ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। ये ही क्यों, सारी के सारी जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको। तो ऑप्शन नंबर 1 सुनने, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने, ऑप्शन नंबर 3 बोलने, ऑप्शन नंबर 4 बोलने व सुनने। तो अलेक्सिया नाम की लड़की थी जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। जब उसे स्कूल ले जाया गया तो स्कूल वालों को पता चला कि इसको क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी पढ़ नहीं पा रही है। ठीक है गाइस, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है? 2, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों ही पढ़ने के रूप से संबंधित हैं गाइस। ठीक है, ये दोनों समस्या एक ही है, बट इसमें डिफरेंट ये है कि एक मस्तिष्क क्षति के कारण हुआ है और एक बचपन से ही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। डैश के अतिरिक्त गाइस आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, जिसका लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है गाइस, आप उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक की शिक्षण शैली, ऑप्शन नंबर 2 जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, ऑप्शन नंबर 3 मंदबुद्धिता, ऑप्शन नंबर 4 शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो क्या लगता है गाइस, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सीधा लर्निंग को इफेक्ट करेगा? तो जाहिर सी बात है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 यानी शिक्षण की शिक्षण शैली। अगर शिक्षा की जो शिक्षक की बात करेंगे, अगर उसकी शिक्षण शैली में अच्छाई है तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, अगर उसमें कमी है तो बच्चा थोड़ा कम तरीके से सीखेगा। पर ओवरऑल दोष किसका है? शिक्षण शैली का। पर जन्म के समय यदि माता द्वारा मदिरा सेवन होता है, मदिरा यानी अल्कोहल, तो इसका सीधा सा असर बच्चे पे पड़ेगा, यानी अधिगम अक्षमता पर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये मंद बुद्धि था। ऑब्वियस सी बात है, मंद बुद्धि अगर बालक है यानी उसमें बुद्धि की थोड़ी सी कमी है तो इसका भी असर अधिगम क्षमता पर पड़ेगा। और अगर शैशवकाल के समय बच्चे के दिमागी बुखार है तो इसका भी असर उसके लर्निंग पर पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, अगर कोई बच्चे हैं वो पाठ के दौरान जब पढ़ा रहे हैं तो लगातार गलतियां कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को डैश छोड़ दिया है आगे, बताइए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा लगता है गाइस आपको? हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के लिए बाद वापस जाना चाहिए। ऐसा होता है गाइस कि पहले छोड़ दो और फिर उसके बाद वापस आ जाओ? नहीं, ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। अगर हर बात पे हम प्रिंसिपल के पास भागेंगे तो हम क्या करेंगे? हम यानी टीचर, ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4 गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। क्या लगता है गाइस, सही है ये? जी नहीं, ये नहीं सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, तब जाकर थोड़ी बात बन सकती है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने स्टार्टिंग की समस्या से निपटा जा सकता है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 परिणामकारी वाक यानी प्रैग्मेटिक स्पीच, ऑप्शन नंबर 2 लंबित वाक यानी प्रोट्रैक्टेड स्पीच, ऑप्शन नंबर 3 अनुश्रुत वाक यानी डिक्टेटेड स्पीच, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रवर्धित वॉक यानी प्रोलॉन्ग स्पीच। वॉक वो वाक है, ये वाक मतलब बोलना। ठीक है गाइज, क्या लगता है आपको कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे गाइज? जी हाँ, अगर आप प्रवर्धित वाक के साथ जा रहे हैं यानी प्रोलॉन्ग स्पीच, ये हिंदी का वाक है गाइज, हिंदी का वाक यानी बोलना, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीखने में असक्षम यानी डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबंधितता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता
बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन यानी लिवरेजिंग निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 उपचारात्मक प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, ऑप्शन नंबर 3 संग्रथित अधिगम यानी एम्बेडेड लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हस्तक्षेपी अधिगम। तो किसके साथ जाएंगे गाइस आप? जी हाँ, अगर आप अशक्त बच्चों के लिए संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना या जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं तो आप किस में जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 यानी संग्रथित अधिगम यानी एम्बेडेड लर्निंग में। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गाइस क्वेश्चन बहुत लंबा है, पहले एक बार हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ठीक है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। गाइस क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया आपके? जो विद्यालय है, विद्यालय से क्या होता है, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से मतलब उन्हें रोकना कि बच्चे स्कूल छोड़कर ना जा सकें या ना जाएं, पढ़ाई करें आगे। सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो संस्था के ऊपर जो संस्था ने उपाय किए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है? संस्था के स्तर से जुड़ा हुआ बताना है गाइस हमें, जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो अब क्वेश्चन उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा गाइस कि एक स्कूल है, एक क्या कोई भी स्कूल है, वहाँ से अगर बच्चे छोड़ कर जा रहे हैं तो उनको नियंत्रण करने की दृष्टि से, यानी बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाएं, आगे पढ़ें, तो ऐसे में कौन सा कारण आपको लगता है कि जो सांस्थानिक से जुड़ा हुआ है और वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के बच्चे के जाने का? ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना। गाइस ये ऑप्शन हो सकता है, पर यहाँ पे संस्था जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अध्यापक की। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 जो बच्चे अनिवार्य पाठ्य चर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। तो गाइज ये किस पे डिपेंड कर रहा है? संस्था पे, ये किसी अध्यापक पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 एक बार को राइट आंसर हो सकता है, पर देख लेते हैं और भी कोई ऑप्शन हो। ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। तो गाइज ऐसा तो हो नहीं सकता ना, संभव ही नहीं है। जब विद्यालय है तो श्यामपट्ट होगा, एक बार को शौचालय के लिए सोचा जा सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ संस्थानात्मक से नहीं जुड़ सकती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अध्यापकों को सम उपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना। तो ये भी अध्यापकों से रिलेटेड हो गया, यानी 4 तो कैंसिल है, फर्स्ट भी कैंसिल है क्योंकि दोनों अध्यापक से जुड़े हुए। थर्ड और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो गाइज एक बार को जो श्यामपट्ट होता है ये तो बहुत रेयर केसेस है, पर यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है तो ये भी विद्यालय से जुड़ा हुआ है। पर विद्यालय इसके लिए बहुत आराम से कदम उठा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये डायरेक्ट संस्थानिक है, यानी जहाँ से एजुकेशन को चलाया जा रहा है, अगर वही पाठ्यचर्या नहीं है जो बच्चे के लिए विकल्प दे सके तो बच्चा वहाँ पे रुकेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिगम अक्षमताएं। ऑप्शन नंबर 1 सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 पठन अक्षमता के पर्याय हैं। तो पठन अक्षमता के अलावा भी तो बहुत सारी अक्षमताएं हैं कल, यानी ये तो हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 वस्तुपरक तथ्य है, ये भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं, ये भी हटा दीजिए, ये भी गलत है गाइस। तो यानी आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे जो कि सही है, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वालों बच्चों में भी पाई जा सकती है। अधिगम अक्षमताएं गाइस ऐसा नहीं है कि बुद्धि लब्धांक बहुत ज़्यादा हो गया तो अधिगम अक्षमताएं हो ही नहीं सकती, क्या पता बच्चे को क्या दिक्कत है। ठीक है गाइस, तो बुद्धि लब्धांक ये नहीं है कि एक ही दिशा में है, बुद्धि लब्धांक का मतलब है कि उसका IQ लेवल काफ़ी अच्छा है, पर अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है गाइस। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों से
व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। अगर आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, अगर 20 बच्चे क्लास में हैं और 20 बच्चों में से 2 बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शिक्षक को पता होता है कि 20-18 को छोड़ के यही 2 ऐसे हैं जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय आप करेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइस आपके, उम्मीद है। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। मतलब आप बोल रहे हो कि बेटा चलो काम कर रहे हो ठीक है, पर आप खड़े रह के काम करो क्योंकि आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। तो क्या ये सही बात है? नहीं गाइस, ये तो दंड देना हो गया, जो कि नहीं है सही। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। ये तो गलत बात है गाइस, अवकाश तो नहीं दिया जा सकता उसको बीच बीच में, ऐसा तो काम ही पूरा नहीं कर पाएगा पूरा दिन लगा के भी। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। तो ये तो गलत बात है ना गाइस, अगर आप बच्चे को बार बार डांटेंगे तो उसके कॉन्फिडेंस में कितना बुरा असर पड़ेगा, वो तो धीरे 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 नेगेटिव होता चला जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। किसका? बच्चे का, आपका नहीं। शिक्षक के लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है कि वो बच्चे को ऐसी जगह बैठा दे जहाँ टीचर का बच्चे पे ध्यान ही नहीं जाए। नहीं, बच्चे को ऐसी जगह पे बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो उसका, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ऑप्शन नंबर 1 मनोगत्यात्मक, ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर 3 जीव वैज्ञानिक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारवादी। क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं? अगर आप ऑप्शन नंबर 2 यानी पर्यावरणीय सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गाइस समझ में आ रहा है आपको? एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए अगर आप कंटिन्यू फोकस अपना इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन नंबर 2 डिस्फेजिया, फेजिया मतलब क्या होता है? बोलने से संबंधित गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 संवेदी एकीकरण विकार, किस प्रकार का विकार है ये? ऑप्शन नंबर 4 एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है गाइस? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो गाइस हो सकता है नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार, ठीक है गाइस। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? जो अधिगम निर्योग्यता है ना गाइस, ऐसे बच्चे जो योग्य नहीं है सीखने के लिए, जिनमें दिक्कत है, उनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए क्या लगता है कौन सी पद्धति सबसे बेहतर है? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति केस अध्ययन, ठीक है, मतलब बच्चा है कोई पर्सनैलिटी है उसको अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर 2 घटनावृत्त अभिलेख यानी वास्तविक रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार रेटिंग स्केल यानी कैसा वो बिहेव कर रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो जी हाँ गाइस आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है? कौन सा सही तरीका है गाइस आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर 1 इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर 2 इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 3 विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है।
या फिर ऑप्शन नंबर 4, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या लगता है गाइस आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? अगर गाइस आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, जिससे सभी संदर्भ जो भी उसके प्रोस्पेक्टस वो एस्पेक्ट्स होंगे वहाँ पे उन्हें आप लागू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है जिसे लर्निंग में प्रॉब्लम है गाइस, लर्निंग डिसेबिलिटी आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर 1, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। तो ये तो आईक्यू लेवल की बात हो गई ना गाइस, आपको तो लर्निंग डिसेबिलिटी बतानी है। ऑप्शन नंबर 2, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। तो ये अधिगम अशक्तता हो सकती है गाइस, पर एक बार आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। तो ये तो बच्चे का गुण हो सकता है, अपना एक उसका व्यवहार हो सकता है, पर यह अधिगम आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो ये उसकी आदत हो सकती है गाइस, पर ये उसका अधिगम आवश्यकता नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अधिगम अशक्तता वाले लर्निंग डिसेबल्ड की बात हो रही है गाइस। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होता है। तो भ्रम कौन सा वाला था गाइस? डिस्मोर्फिया। जैसे जैसे हम मोर करते गए वो भ्रमित होते चले गए, यानी डिस्मोर्फिया की ये बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 मेरे हिसाब से तो राइट है, पर फिर भी एक बार आगे अगर हम बढ़ के देखें तो क्या दिक्कत आ रही है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे दृश्य शब्दों साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तो जो बच्चा आसानी से पहचान रहा है, समझ रहा है, उसको काहे की अधिगम आवश्यकता बालक कहते हैं गाइस। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। तो ये पॉसिबल है, इसमें कहाँ दिक्कत है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो आईक्यू लेवल कम होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। बधिर यानी जो सुन नहीं सकता गाइस। ठीक है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन नंबर 1, उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, बच्चे को संकेत से बताना कि जिसे बच्चा बार बार भी नहीं कर रहा उसे संकेत करके बताना पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। सही बात है गाइस, ये ऐसा करना चाहिए बच्चे के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता, फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। तो गाइस केंद्रीय जो हमारी विद्यालय हैं वो केंद्रीय के प्रायोजन हैं, उनका सेंटर का काम ही यही है कि जो नॉर्मल स्कूल्स है वहाँ पे बच्चों के लिए जो विशिष्ट बालक है जिनको अधिगम में आवश्यकता है उनके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो उस हिसाब से तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ और चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो जी हाँ गाइस, अगर आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट लग रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे को ऐसी जगह पे बैठाया जाए जहाँ से वो टीचर के चेहरे को, उसके होंठों को देखे कि ये क्या बोल रही हैं और उस चेहरे से भाव से वो अंदाज़ा लगा सके। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर 1, कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा लगता है गाइस आपको? या फिर ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो गाइस अगर बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होंगे तो उनके नाम के आगे अधिगम निर्योग्यता थोड़ी लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सीख सकते। ये तो हमारे को लगता है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, बट ऐसा होता नहीं है। बस वो अधिगम के कुछ पक्षों के साथ संघर्ष करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती हैं और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती हैं।
वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास कर रही हैं। तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण यानी सुनना। ऑप्शन नंबर 2 दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि यानी देखना, आंखों की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 सीख ना सकने वाले विद्यार्थी, गाइस सीख ना सकने वाला ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। या फिर ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑब्वियस सी बात है, छुओं की बात आ रही है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएंगे। दृष्टि से जो विकलांग होगा बालक, उसी के लिए ये प्रैक्टिकल करना अनिवार्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त हों, मानसिक रूप से यानी मेंटल लेवल पे। ऑप्शन नंबर 2 केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त हों यानी फिजिकल लेवल पे। ऑप्शन नंबर 3 बॉडी जो बच्चों की है उसके बारे में बात हो रहा है गाइस। ऑप्शन नंबर 3 केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त हों, तो इमोशन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 मानसिक शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हों। तो विकलांग बालक की जब हम बात करेंगे ना गाइस, तो यही उसमें राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। गाइस अगर कोई बच्चा है जिसमें कोई फिजिकली ऐसी डिसेबिलिटी है जो उसे नॉर्मल एक्टिविटी है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है या वो चीज़ लिमिटेड हो गई है, तो विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो क्या लगता है गाइज यहाँ पे किसने दिया होगा ये? ऑप्शन नंबर 1 डीजी फोर्स, ऑप्शन नंबर 2 ए एडलर, ऑप्शन नंबर 3 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 4 किम्बल यंग। क्या लगता है गाइज आपको, कौन सा ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं? तो अगर आप क्रो एंड क्रो की बात कर रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर 3, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं गाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? अंग संचालन यानी अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को, जैसे हाथ को, आँखों को, मुंह को यूज़ करना, ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ दिक्कत होगी? कौन सा दोषयुक्त छात्र होगा जिसको बैठने में दिक्कत, वो बोलने में दिक्कत होगी, या फिर कोई भी दिक्कत, जिसे हमने अंग संचालन की बात करी है। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर 1 बैठने की समस्या, ऑप्शन नंबर 2 सोने की समस्या, बैठने सोने की समस्या यहाँ पे अंग संचालन में नहीं काउंट होगी गाइज। ऑप्शन नंबर 3 लिखने की समस्या, ये काउंट हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, तो समस्या ही नहीं है तो दोषयुक्त क्यों कह दिया उसको गाइज? यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जब लिखने की समस्या होगी यानी हाथ को, उंगलियों को अपने चलाने में समस्या है, तो ये दोषयुक्त छात्रों की समस्या है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी NIVH स्थित है, तो दृष्टि बाधित कहाँ पे है गाइस? दृष्टि यानी देखने में, आई से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 शिमला में, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3 देहरादून में, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली में। तो कहाँ है गाइस, आपको क्या लगता है? जी हाँ, ये उत्तराखंड की राजधानी में है। उत्तराखंड की राजधानी मतलब जी हाँ देहरादून। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस लास्ट टारगेटिव क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर। दृष्टि दोष युक्त छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो, ऑप्शन नंबर 2 वे पढ़ने के योग्य नहीं हैं इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, ऑप्शन नंबर 3 उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उन्हें केवल दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या लगता है गाइस आपको, दृष्टि दोष युक्त जो छात्र हैं उनको कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है गाइस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो। शिक्षा की व्यवस्था अलग से होगा मतलब जो वो विशेष बालक है उसको विशेष सुविधा प्राप्त होनी चाहिए ताकि उसके अधिगम में कोई बाधा ना आ सके। ठीक है गाइस, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय महादेव।